इंडिया गठबंधन के कैंपेन कमेटी की बैठक होगी। पहली बैठक रैलियों पर होगा विचार। 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी तेज। अक्टूबर में उत्तराखंड जा सकते हैं प्रधानमंत्री। लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी बीजेपी। पीएम के जन्मदिन को सेवा पखवाड़े के रूप में मनाने की तैयारी। जेएमएम अध्यक्ष शिबू सोरेन की तबियत खराब। दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में भर्ती। डॉक्टरों की निगरानी में चल रहा है इलाज। मॉरिशस पीएम के काशी दौरे का आज दूसरा दिन। निजी कार्यक्रम से पहुंचे हैं वाराणसी। आज दोपहर स्वदेश वापस लौटेंगे पीएम। बागपत में लाक्षागृह को लेकर आज आ सकता है बड़ा फैसला। 52 साल पुराना कब्रिस्तान या फिर लाक्षागृह विवाद। कोर्ट के फैसलों पर दोनों पक्षों की नजर। टीम इंडिया की आज श्रीलंका से टक्कर। जीत के साथ फाइनल की सीट होगी पक्की। कल पाकिस्तान को दी थी करारी मात। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। स्वागत है आपका देश की बात में। खबरों का रुख करते हैं और बात करते हैं दिल्ली की, जहां इंडिया गठबंधन के कैंपेन कमेटी की बैठक होनी है। बता दें कि रैलियों के कार्यक्रम और कमेटी के काम पर होगी चर्चा। इंडिया गठबंधन की बैठक होनी है। रैलियों के कार्यक्रम और कमेटी के काम पर की जाएगी चर्चा। कल शरद पवार के घर कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक की जाएगी। बैठक में शीट शेयरिंग फॉर्मूले पर भी होगी चर्चा। इस बैठक में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर भी चर्चा की जाएगी। बता दें कि रैलियों के कार्यक्रम और कमेटी के काम पर की जाएगी चर्चा। कल शरद पवार के घर कोऑर्डिनेशन कमेटी की भी बैठक होगी। बैठक में सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर भी होगी चर्चा। आज बैठक में सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर भी चर्चा की जा सकती है। खबर दिल्ली से बता रहे हैं, जहां इंडिया गठबंधन की बैठक होनी है। कल शरद पवार के घर भी बैठक का आयोजन किया जाएगा। बैठक में सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर की जाएगी चर्चा। इंडिया गठबंधन के कैंपेन कमेटी की बैठक होनी है। खबर दिल्ली से बता रहे हैं, जहां इंडिया गठबंधन के कैंपेन कमेटी की बैठक होनी है। रैलियों के कार्यक्रम और कमेटी के काम पर की जाएगी चर्चा। वहीं कल शरद पवार के घर कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक की जाएगी। बैठक में शीट शेयरिंग फॉर्मूले पर की जाएगी चर्चा। खबर दिल्ली से, जहां इंडिया गठबंधन के कैंपेन कमेटी की बैठक। रैलियों के कार्यक्रम और कमेटी के काम पर होगी चर्चा। कल शरद पवार के घर कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक होगी। बैठक में शीट शेयरिंग फॉर्मूले पर की जाएगी चर्चा। तो इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता प्रवेश शर्मा जुड़े हुए हैं। प्रवेश, आपसे जानना चाहेंगे कि रैली कार्यक्रम और इस बैठक में और क्या कुछ चर्चाएं की जा सकती हैं। जी बिल्कुल, देखिए मैं बता दूं आपको कि जो इंडिया गठबंधन की जो फार्मूला होना है, जिसमें तय होना है कि किस प्रकार सोशल मीडिया से जो है प्रधानमंत्री मोदी या ये कहें बीजेपी पर प्रहार करना है। इसके अलावा उनकी बैठक में जो सबसे बड़ा कैंपेन कमेटी की जो बैठक है, उसमें जो फैसला होना है वो ये होना है कि किस राज्य में कितनी सीटें कौन सी पार्टी को दी जाएगी, और सबकी सहमति लेने के लिए ये समन्वय के तौर पर जो है बैठक की जा रही है। और अहम बात यह है कि अभी तक जितनी भी बैठकें हुई हैं उसमें किसी भी प्रकार का जो है सीटों को लेकर, फार्मूलों को लेकर कोई भी चर्चा नहीं हुई थी। लेकिन इस बार जो है हर राज्य में, अभी जो 5 राज्यों में चुनाव होने हैं उनमें भी जो है कौन सी पार्टी को कितनी सीटें देनी है, या ये कहें किस राज्य में कौन से जो पार्टी जो है वो अधिक से सीटें लेगी या कम लेगी, उस पर चर्चा होगी। और सबकी सहमति के बाद इस कमेटी की
जो बैठक है वो संपूर्ण मानी जाएगी। जी जी, साथ ही प्रवेश इंडिया गठबंधन में पीएम उम्मीदवार के नाम जो है वो घोषित नहीं किए गए हैं, जिसको लेकर लगातार बीजेपी इंडिया गठबंधन पर निशाना साध रही है। इसी पर अभी कुछ समय पहले ही लालू प्रसाद ने बयान दिया था कि कोई एक दूल्हा बनेगा। तो फिलहाल इस पर क्या इंडिया गठबंधन की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई हो या फिर किसी को पीएम उम्मीदवार बनाने के पर चर्चा की जा रही हो? बिल्कुल, देखिए गठबंधन तो बन गया है विपक्ष का पूरे दल का, लेकिन सबसे बड़ी जो बात है वो यही है कि प्रधानमंत्री का जो चेहरा है उसको लेकर लगातार जो है असमंजस बना हुआ है। और जो है पार्टी की तरफ से जो है 3 बैठकें हो चुकी है, लेकिन आज जो है फार्मूला निकलने जा रहा है कि सोशल मीडिया के द्वारा जो है किस प्रकार से कैंपेन करना है, कहाँ पर रैलियां करनी है, कितनी रैली करनी है, और जी। उसके अलावा जो है चर्चा की जाएगी कि हर राज्य में कितना चुनाव है। लेकिन प्रधानमंत्री चेहरे की बात करें तो उसकी चर्चा अभी तक नहीं हुई है, और ना ही अभी तक इस तरीके का कोई फार्मूला जो है विपक्ष की बात करें तो उन्होंने निकाला है। कई बार सुनने में आता है कि कांग्रेस के राहुल गांधी को आगे करने की बात कहते हैं, तो कई बार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आगे होने की बात होती है, जी। तो कई बार जो है किसी अन्य नेता का भी नाम सामने आता है। लेकिन अभी तक बात करें पर्टिकुलर जो है कोई भी एक चेहरा जो है विपक्ष प्रधानमंत्री के रूप में सामने नहीं ला पाया है। जी जी, साथ ही ये जो दिल्ली में अभी इंडिया गठबंधन की मीटिंग होनी है, इस पर लेकर बीजेपी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आई हो? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उनका जरूर बयान सामने आया है कि बैठकें जो है लगातार करते रहे, लेकिन उनको यही नहीं पता है कि वो लड़ाई किस तरीके से जीतेंगे, या ये कहें कि प्रधानमंत्री का जो चेहरा है उसको ना लेकर कई बार विपक्ष ने जो गठबंधन बनाया उसको जी। लेकर लगातार बीजेपी हमलावर है। उनका कहना है कि बिना दूल्हे की बारात निकल रही है, दूल्हा है ही नहीं और बारात लेकर चल रही है, और सारे ही दूल्हे बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो कई बार ये कटाश जरूर हो रहा है। लेकिन आज की बात करें तो आज जो फार्मूला है वो सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया किस प्रकार से काम करेगा, किस राज्य में कितनी सीटें बटेगी, उसको लेकर जो है सहमति बनाने का मेन उद्देश्य रखा गया है। जी साथ ही प्रवेश, अभी जब G20 हुआ था तब नीतीश कुमार और पीएम मोदी के साथ की एक फोटो वायरल हो रही है, जिसको लेकर के जो सियासी सरगर्मियां हैं वो भी तेज होती नजर आ रही है। तो इस पर अभी तक इंडिया गठबंधन या फिर बीजेपी की तरफ से किसी प्रकार का कोई बयान सामने आया हो या फिर उन्होंने कोई प्रतिक्रिया जाहिर की हो? जी देखिए मैं आपको बता दूं जी। G20 को लेकर जो है जब राष्ट्रपति ने भोज रखा था तो सभी मुख्यमंत्री को निमंत्रण दिया था, और जो है किसी प्रकार से जो भोज का आयोजन था तो उसमें मुख्यमंत्रियों को विशेष तौर पर बुलाया गया था। लेकिन बात करें कि किसी दल की या ये करें किसी विरोध की सुर की, तो इस प्रकार का कोई विरोध का सुर अभी सामने नहीं आया है, और किसी भी पार्टी ने जो है नीतीश कुमार के इस प्रकार से जो है शामिल होने पर किसी ने सवाल नहीं उठाया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जी। लगातार बैठकों का दौर जारी है। लोकसभा चुनाव को लेकर ये विपक्षी दल जो है टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी को। और मैं आपको बता दूं जिस प्रकार से G20 के प्रगति मैदान में बारिश के कारण जल भराव हो गया था, उसको लेकर भी विपक्ष ने कई सवाल उठाए थे, खड़े किए थे। जी जी बिल्कुल प्रवेश, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन की बैठक होनी है आज। साथ ही इस बैठक में ये चर्चा की जाएगी कि कैसे सोशल मीडिया का सहारा लेकर बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी से टक्कर ली जाए। इंडिया गठबंधन की कैंपेन कमेटी की बैठक होनी है, जिसमें क्या कुछ कार्यक्रम होंगे, किस प्रकार से रैलियां की जाएंगी, उस पर चर्चा होगी। इसके अलावा कल यानी 13 सितंबर को भी बैठक होगी और उसमें भी कई अहम निर्णय लिए जाएंगे। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं अन्य खबरों के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं, रुक करते हैं खबरों का। खबर दिल्ली से है, जहां जेएमएम अध्यक्ष शिबू सोरेन की तबीयत खराब। दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में भर्ती हैं जेएमएम अध्यक्ष शिबू सोरेन। आपको बता दें कि दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में भर्ती हैं जेएमएम अध्यक्ष शिबू सोरेन। जेएमएम अध्यक्ष शिबू सोरेन की तबीयत हुई खराब। डॉक्टरों की निगरानी में चल रहा है इलाज। बता दें कि दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में भर्ती हैं जेएमएम अध्यक्ष शिबू सोरेन। जेएमएम अध्यक्ष शिबू सोरेन की तबीयत हुई खराब। बता दें कि जेएमएम अध्यक्ष शिबू सोरेन की तबीयत खराब। दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में
भर्ती हैं जेएमएम अध्यक्ष शिबू सोरेन। दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में भर्ती हैं शिबू सोरेन। जेएमएम अध्यक्ष शिबू सोरेन की तबीयत हुई खराब, दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में है भर्ती। डॉक्टरों की निगरानी में चल रहा है इलाज। आपको बता दें कि जेएमएम अध्यक्ष शिबू सोरेन की तबीयत हुई खराब, डॉक्टरों की निगरानी में जेएमएम अध्यक्ष शिबू सोरेन का इलाज किया जा रहा है। दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में इलाज लगातार जारी है, डॉक्टरों की निगरानी में इलाज किया जा रहा है, साथ ही डॉक्टरों की देखरेख में इलाज किया जा रहा है। डॉक्टरों की निगरानी में इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि जेएमएम अध्यक्ष शिबू सोरेन की तबीयत खराब हो गई है। जेएमएम अध्यक्ष शिबू सोरेन की तबीयत हुई खराब, खबर दिल्ली से बता रहे हैं, जहां जेएमएम अध्यक्ष शिबू सोरेन की तबीयत हुई खराब। दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में भर्ती हैं जेएमएम अध्यक्ष शिबू सोरेन। डॉक्टरों की निगरानी में चल रहा है इलाज। बता दें कि डॉक्टरों की देखरेख में इलाज किया जा रहा है। तो इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए दिल्ली से हमारे संवाददाता प्रवेश शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रवेश, जानना चाहेंगे कि फिलहाल अभी कैसी स्थिति बनी हुई है जेएमएम अध्यक्ष की? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, जेएमएम अध्यक्ष शिबू सोरेन की तबीयत जो है खराब हो गई है और वो राष्ट्रपति के भोज में आमंत्रित थे और वो इस भोज में आए थे और उसके बाद जब G20 समाप्त हुआ था तो वो वापसी के लिए निकल रहे थे, लेकिन अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद उन्हें दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया गया। और डॉक्टरों ने बताया कि शिबू सोरेन जो है ब्लड प्रेशर की बीमारी से ग्रस्त है और अधिक ब्लड प्रेशर होने के कारण उनको सांस लेने में दिक्कतें होने लगी थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती किया। फिलहाल आज की बात करें तो उनकी जो हालत है वो स्थिर है और जो है लगातार डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज चल रहा है। जी, अभी तक डॉक्टरों की तरफ से कुछ ऐसी प्रतिक्रिया आई हो कि कब तक उन्हें हॉस्पिटल से छुट्टी मिल सकती है, कब तक वो स्वस्थ हो सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, जो स्वास्थ्य समाचार को लेकर डॉक्टर की तरफ से सिर्फ इतनी बात जरूर सामने आई है कि ब्लड प्रेशर अधिक होने की वजह से उनको सांस लेने में दिक्कत हुई थी, लेकिन वो अब स्थिर है। और बात अगर उनको छुट्टी की करें अस्पताल से तो अभी शायद 1-2 दिन वो अभी अस्पताल में ही आराम करेंगे, क्योंकि 80 साल की उम्र के आसपास उनकी उम्र हो चुकी है और इस उम्र में जो है काफी अपना ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन जब वो लंबा सफर करके दिल्ली आए और उसके बाद उन्होंने रात्रि जो है राष्ट्रपति भोज में जो है अपना उपस्थिति दर्ज कराई और उसके बाद अगले दिन जब वो G20 के समापन के बाद वापसी जा रहे थे तो अचानक से तबीयत बिगड़ना कहीं ना कहीं जो है उनकी जो है कुछ खान पान में या ये कहीं लापरवाही दिखाई दे रही है, जिसको लेकर डॉक्टरों ने उनको आराम करने की सलाह दी है। और वो इसी वजह से जो है आज विशेष तौर पर बात करूं तो आज शायद वो अस्पताल में ही रहेंगे, लेकिन उनकी हालत अब स्थिर है, वो ठीक है, पहले से बेहतर है। जी बिल्कुल, हॉस्पिटल में वो भर्ती है G20 के डिनर कार्यक्रम के बाद से। तो अभी तक कौन कौन से ऐसे मंत्री हैं जो उन्हें देखने आए हो हॉस्पिटल में? जी देखिए मैं आपको बता दूं, लगातार जो उनकी पार्टी के कार्यकर्ता हैं या नेता है वो उनके आसपास कई बार मिल चुके हैं। और दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में जब से G20 समाप्त हुआ है तो कई प्रकार के जो व्यस्तता थी, इस कारण ज्यादातर जो लोग बाहर से आए थे, विदेशी तो मेहमान चले गए, लेकिन कई सारे ऐसे ही नेता थे जो इस कार्यक्रम को विशेष तौर पर देख रहे थे, तो वो सब व्यस्तता के कारण जो समय नहीं दे पाए। लेकिन बात करें सिर्फ शिबू सोरेन के जो पारिवारिक है या पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, उनको देखने का सिलसिला लगातार जारी है। जी बिल्कुल प्रवेश, इसके अलावा और अन्य कोई जानकारी की उनके परिवार की तरफ से उनके तबीयत पर कुछ प्रतिक्रिया सामने आई हो या फिर किसी और ने उनके तबीयत पर किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया जाहिर की हो? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, इस तरीके की कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ब्लड प्रेशर अधिक होने के कारण उनको सांस लेने में दिक्कत हुई थी। और बताया जा रहा है कि 80 साल की उम्र थी और थोड़ा सा काफी भागा दौड़ी हो जाने के कारण उनको ये समस्या हुई, या फिर ये कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत लापरवाही हुई। लेकिन अब वो इस तरह बिल्कुल ठीक है, स्वस्थ है, सिर्फ और सिर्फ डॉक्टरों की निगरानी में जो है आराम कर रहे हैं और डॉक्टरों ने उनको आराम करने की सलाह दी है। लेकिन परिवार की तरफ से की बयान की बात करें तो वो कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। फिलहाल शिबू सोरेन बिल्कुल तरीके से मैं कहूंगा तो पहले से काफी बेहतर है और ठीक है। जी बिल्कुल, शुक्रिया प्रवेश तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि जेएमएम अध्यक्ष शिबू सोरेन को ब्लड प्रेशर की समस्या सामने आई है। बता दें कि करीब 80 की उम्र के आसपास ज़्यादा भागा दौड़ी करने की वजह से ये परेशानी सामने आई है। फिलहाल डॉक्टरों की निगरानी में लगातार इलाज चल रहा है
और अभी कुछ दिनों तक वो अस्पताल में भर्ती रहेंगे, डॉक्टरों की देखरेख में वो रहेंगे। उसके बाद जब पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएंगे उसके बाद ही उन्हें हॉस्पिटल से छुट्टी मिलेगी। इस दौरान शिबू सोरेन को देखने के लिए उनके पार्टी के नेताओं का लगातार जो जमावड़ा है वो लगा हुआ है। लगातार वो हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं शिबू सोरेन के हालचाल जानने के लिए। बता दें कि डॉक्टरों ने कहा है कि उन्हें ब्लड प्रेशर की समस्या है और ब्लड प्रेशर हाई हो जाने की वजह से उनकी तबीयत खराब हो गई है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं अन्य खबरों के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं। एक बार फिर से रुक कर लेते हैं खबरों का। खबर देहरादून से है, जहां अक्टूबर में उत्तराखंड जा सकते हैं प्रधानमंत्री। 11 अक्टूबर को उत्तराखंड जा सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपको बता दें कि 11 अक्टूबर को उत्तराखंड जा सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 12 अक्टूबर को आदि कैलाश के दर्शन करेंगे प्रधानमंत्री। पीएम सीमावर्ती गांव के लोगों से बातचीत भी करेंगे। 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी भाजपा। जन्मदिन को सेवा पखवाड़े के रूप में मनाने की तैयारी जारी है। पीएम के उत्तराखंड दौरे का कार्यक्रम अभी फाइनल नहीं। बागेश्वर उपचुनाव में जीत के बाद बीजेपी उत्साहित। खबर देहरादून से बता रहे हैं, जहां अक्टूबर में उत्तराखंड जा सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 11 अक्टूबर को उत्तराखंड जा सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए देहरादून से हमारे संवाददाता अंकित काला हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकित, आपसे जानना चाहेंगे कि फिलहाल अभी कार्यक्रम जो है प्रधानमंत्री का वो फाइनल नहीं है, इस प्रकार की जानकारी सामने आ रही है, इस पर क्या कुछ जानकारी है? देखिए, ऐसी जानकारी है अवंतिका कि 11 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिथौरागढ़ आ सकते हैं, एक जनसभा को संबोधित कर सकते हैं, क्योंकि 2024 के इलेक्शन है। ऐसे में कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री इस जनसभा के माध्यम से भाजपा के पक्ष में माहौल बनाते हुए नजर आएंगे, जनता से अपील करते हुए नजर आएंगे कि अधिक से अधिक वोटों के साथ उनको एक बार फिर से भाजपा को 2024 में ऐतिहासिक जीत दिलाए। उत्तराखंड की अगर हम बात करते हैं अवंतिका, तो राज्य की 5 लोकसभा सीटों में भाजपा का सांसद है और भाजपा ने लगातार 2 बार हैट्रिक ये बनाई है और इसके बाद एक बार फिर से प्रधानमंत्री और पूरी भाजपा चाहती है कि 5 लोकसभा सीटों पर भाजपा का कब्जा हो और पहले से ज्यादा मतों के साथ भाजपा के जो सांसद है वो संसद में पहुंचे। इसी के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 अक्टूबर को पिथौरागढ़ आ सकते हैं। हालांकि अभी उनका आधिकारिक कार्यक्रम आना बाकी है, लेकिन पार्टी के सूत्रों से ये जानकारी है कि प्रधानमंत्री जल्द ही पिथौरागढ़ आएंगे और इस संबंध में उत्तराखंड भाजपा के भी नेताओं ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। महेंद्र भट्ट की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है, उनकी ओर से प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की पुष्टि की गई है। हालांकि उन्होंने कहा कि अभी अंतिम कार्यक्रम आना बाकी है, जिसके आधार पर कार्य होंगे, लेकिन उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री के जनसभा को लेकर के पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, ताकि प्रधानमंत्री की जो जनसभा है उसको पूरी तरीके से संचालित किया जा सके। इसके अलावा अवंतिका, प्रधानमंत्री नारायण आश्रम में विश्राम करेंगे, ऐसी जानकारी है। 2 दिनों का उनका ये कार्यक्रम रहने वाला है। संभवतः प्रधानमंत्री की जनसभा से पहले जो प्रदर्शनी है जो कि स्थानीय उत्पादों से बनाई गई है, संभवतः इसका भी अवलोकन प्रधानमंत्री कर सकते हैं। इसके अलावा आईटीबीपी के जवानों से मुलाकात करना और स्थानीय लोगों से भी मुलाकात का उनका कार्यक्रम हो सकता है, लेकिन अभी अंतिम कार्यक्रम आने का इंतजार किया जा रहा है। अंकित, साथ ही प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिवस पर बीजेपी जो है वो सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाने की बात कर रही है, सेवा पखवाड़ा के रूप में आयोजन करना है, तो उसमें किन किन कार्यक्रमों का जो है वो आयोजन किया जाएगा? क्या अभी तक इस प्रकार की कोई जानकारी सामने आई है? बिल्कुल, देखिए अवंतिका, लगातार भाजपा की तरफ से प्रधानमंत्री के जन्म दिवस को सेवा पखवाड़े के रूप में मनाया जाता है और इस बार भी भव्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। जगह जगह कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री की जो की ओर से किए गए कार्य हैं, उनके 9 वर्ष के कार्यकाल हैं सरकार के, उनके बखान किया जाएगा। इसके अलावा जैसे रक्तदान शिविर है, गरीबों को कंबल वितरण का कार्यक्रम है, इस तरीके से जो सेवा भाव के जो कार्यक्रम हैं, इन कार्यक्रमों को संचालित किया जाएगा पूरे प्रदेश भर में। इसमें पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी होंगे, संभवतः मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इन कार्यक्रमों में शामिल होंगे
और कोशिश की जाएगी कि अधिकांश जो जिस तरीके से डेंगू के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, तो ऐसे मरीजों के लिए कहीं ना कहीं सेवक के तौर पर जैसे रक्तदान अधिक से अधिक किए जाने की अपील की जाएगी और भाजपा के कार्यकर्ता पदाधिकारी रक्तदान करते हुए भी नजर आएंगे। इसके अलावा भी अन्य जो सेवा से जुड़े हुए कार्य हैं उसको करते हुए भाजपा के नेता नजर आएंगे। जी, और साथ ही लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, कहा जा रहा है कि इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जो है वो उत्तराखंड दौरे पर आ रहे हैं और वहां पर जनसभा को भी संबोधित कर सकते हैं। ऐसा अभी फिलहाल कार्यक्रम उनका फाइनल नहीं हुआ है, पर इस तरीके के बयान जो है वो लगातार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और बीजेपी के पार्टी की तरफ से सामने आ रहे हैं। तो अगर उनका ये कार्यक्रम फाइनल होता है तो क्या ये लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये उत्तराखंड दौरा किया जा रहा है प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा? बिल्कुल अवंतिका, देखिए अभी हालांकि फाइनल कार्यक्रम आना बाकी है, लेकिन जो हमारे पास जानकारी है उसके मुताबिक पिथौरागढ़ के बाजार में प्रधानमंत्री जनसभा को संबोधित करेंगे। और आप सभी जानते हैं कि 2024 के इलेक्शन में अब कोई ज्यादा समय नहीं रह गया है, तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री इसके माध्यम से एक शंखनाद भी करेंगे। साथ ही उनका जो कार्यक्रम, अगर आप जो जानकारी आ रही है कि कार्यकर्ताओं से उनकी मुलाकात होनी है, उनके जोश बढ़ने का काम, उत्साह बढ़ने का काम प्रधानमंत्री करते हुए नजर आएंगे। तो ये सारी कवायद जो है वो 2024 को लेकर के है। और इसके अलावा आईटीबीपी के जवानों से उनकी मुलाकात होनी है, उनके साथ प्रधानमंत्री बातचीत करेंगे। इसके अलावा जो स्थानीय उत्पाद हैं उनकी प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी, तो उनसे भी प्रधानमंत्री इस प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे और जो लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे, ग्रामीणों से मुलाकात का कार्यक्रम। तो ये सारी जो अगर आप कवायद देखेंगे तो कहीं ना कहीं 2024 के समीकरण को देखते हुए बुनी जा रही है। हालांकि अभी फाइनल कार्यक्रम आना बाकी है, लेकिन उत्तराखंड भाजपा की ओर से अभी से प्रधानमंत्री के इस संभावित और ये प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर के तैयारियां शुरू कर दी गई है। भाजपा की तरफ से तमाम जो नेतागण हैं उनकी जिम्मेदारियों को फिलहाल बांटने की तैयारी की जा रही है, लेकिन अभी भाजपा की तरफ से, उत्तराखंड भाजपा की तरफ से भी अंतिम फाइनल कार्यक्रम का इंतजार किया जा रहा है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अंकित आपका तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि 11 अक्टूबर को उत्तराखंड आ सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। फिलहाल अभी तक उनके कार्यक्रम पर अंतिम मुहर नहीं लगी हुई है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं, एक बार फिर से रुक करते हैं खबरों का और बात करते हैं दिल्ली की, जहां कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का आज दौरा है। आपको बता दें कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज दौरे पर हैं। 12 और 13 सितंबर को हिमाचल प्रदेश जाएंगी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी। बाढ़ एवं प्राकृतिक आपदा क्षेत्रों का दौरा करेंगी। मनाली, कुल्लू, शिमला, सोलन जिलों का दौरा करेंगी प्रियंका गांधी। राहत और पुनर्निर्माण कार्यक्रमों का अवलोकन भी करेंगी। राहत और पुनर्निर्माण कार्यों का अवलोकन भी करेंगी प्रियंका गांधी। इस दौरान प्रदेश की जनता से करेंगी मुलाकात। आपदा से पैदा हुई परेशानियां साझा करेंगी। खबर दिल्ली से, जहां कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज दौरे पर रहेंगी, यानी कि 12 और 13 सितंबर को हिमाचल प्रदेश जाएंगी प्रियंका गांधी। 2 दिवसीय हिमाचल प्रदेश दौरे पर रहेंगी प्रियंका गांधी। बाढ़ एवं प्राकृतिक आपदा क्षेत्रों का दौरा करेंगी। मनाली, कुल्लू, शिमला और सोलन जिलों का दौरा करेंगी प्रियंका गांधी। मनाली, कुल्लू, शिमला और सोलन जिलों का दौरा करेंगी प्रियंका गांधी। फिलहाल 2 दिवसीय हिमाचल प्रदेश के दौरे पर है। राहत और पुनर्निर्माण कार्यक्रमों का भी अवलोकन करेंगी प्रियंका गांधी। इसके अलावा प्रदेश की जनता से मुलाकात करेंगी। खबर फर्रुखाबाद से, जहां राष्ट्रीय पक्षी मोर पर बंदरों ने बोला हमला। बता दें कि बंदरों के हमले से राष्ट्रीय पक्षी मोर हुआ घायल। बंदरों के हमले से राष्ट्रीय पक्षी मोर हुआ घायल। स्थानीय लोगों और पल्लेदारों ने बंदरों को भगाया। हजारों की संख्या में मंडी में मौजूद रहते हैं बंदर। स्थानीय लोगों और पल्लेदारों ने बंदरों को भगाया। हजारों की संख्या में मंडी में मौजूद रहते हैं बंदर।
आम जनमानस के लिए बंदर बने परेशानी का सबब। कमालगंज में स्थित नवीन मंडी स्थल का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर राष्ट्रीय पक्षी मोर पर बंदरों ने हमला बोल दिया। आपको बता दें कि बंदरों ने राष्ट्रीय पक्षी मोर पर हमला बोल दिया। बंदरों के हमले से राष्ट्रीय पक्षी मोर हुआ घायल। इसी बीच लखनऊ से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। लखनऊ से खबर हम आपको बता दें, जहां यूपी में 11 आईएएस अफसरों के हुए ट्रांसफर। मार्कंडेय शाही प्रभारी श्रमायुक्त उत्तर प्रदेश बनाए गए। राजेश कुमार पांडे जालौन के नए डीएम बनाए गए। अनुज मलिक को विशेष कार्याधिकारी गीड़ा का प्रभार। संभागीय खाद्य नियंत्रक गोरखपुर बनी रहेगी अनुज मलिक। राजेश कुमार प्रजापति विशेष सचिव एपीसी शाखा। जयदेव सीएस मुख्य विकास अधिकारी बस्ती बनाए गए। विनोद कुमार संयुक्त सचिव लोक निर्माण विभाग बने। नेहा बंधु मुख्य विकास अधिकारी मैनपुरी बनाई गई। रविंद्र कुमार स्टाफ ऑफिसर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश बनाए गए। खबर बुलंदशहर से, जहां धरने पर बैठे पूर्व मंत्री और भाजपा विधायक। बिजली न आने पर अनिल शर्मा ने जताई नाराजगी। बिजली न आने पर अनिल शर्मा ने जताई नाराजगी। स्थानीय लोगों के साथ धरने पर बैठे मंत्री जी। धरने पर बैठने का वीडियो हुआ वायरल। अपनी ही सरकार में बिजली विभाग के खिलाफ हुए बागी। कस्बा पहासू और 50 गांवों में 2 दिनों से ठप है बिजली। स्थानीय संघ बिजली घर में धरने पर बैठे भाजपा विधायक। पहासू बिजली घर का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर धरने पर बैठे हुए हैं विधायक। बता दें कि धरने पर बैठे हुए हैं पूर्व मंत्री और भाजपा विधायक। खबर बुलंदशहर से, जहां पिता बना अपनी ही बेटी का हत्यारा। पिता ने साथियों के साथ मिलकर की बेटी की हत्या। बेटी की हत्या कर गजरौला गांव के जंगल में फेंका शव। पिता बना अपनी ही बेटी का हत्यारा। पिता ने साथियों के साथ मिलकर की बेटी की हत्या। बेटी की हत्या कर गजरौला गांव के जंगल में फेंका शव। उसके बाद बेटी की गुमशुदगी दर्ज कराने पहुंचा था कातिल पिता। कंकाल बरामद होने पर हुआ कत्ल का खुलासा। पिता की मर्जी से शादी नहीं करना चाहती थी बेटी, जिसके चलते पिता ने अपनी बेटी की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी पिता समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि बुलंदशहर के थाना नरसेना स्थित गांव गजरौला का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां एक पिता अपनी ही बेटी का हत्यारा बन गया। पिता की पसंद से शादी न करने के चलते पिता ने साथियों के साथ मिलकर अपनी ही बेटी की हत्या कर दी। हत्या करने के बाद गुमशुदगी दर्ज कराने पहुंचा था हत्यारा पिता। बेटी की गुमशुदगी दर्ज कराने पहुंचा था कातिल पिता। कंकाल बरामद होने पर हुआ कत्ल का खुलासा। कारण बताया जा रहा है कि पिता की मर्जी से शादी नहीं करना चाहती थी बेटी, जिसके चलते पिता ने अपनी ही बेटी को उतारा मौत के घाट। पुलिस ने आरोपी पिता समेत उसके साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि बुलंदशहर से खबर है, जहां पर एक पिता अपनी ही बेटी का हत्यारा बन गया। पिता के पसंद से शादी न करने के चलते पिता ने अपनी बेटी की हत्या कर दी। पिता ने अपने साथियों के साथ मिलकर अपनी बेटी की हत्या कर दी। हत्या करने के बाद गजरौला गांव के जंगल में शव फेंक दिया। हत्या करने के बाद गुमशुदगी दर्ज कराने भी पहुंचा था हत्यारा पिता। खबर बुलंदशहर से, जहां नाली का पानी रिसने से गिरी घर की दीवार। हादसे के वक्त परिवार के लोग घर से थे बाहर।
बता दें कि नाली का पानी रिसने से घर की दीवार गिर गई है। पुल के पुनर्निर्माण के बाद से आ रही हैं आफतें। नाली का पानी लगातार घरों की नींव कर रहा कमजोर। पुल के पुनर्निर्माण के बाद से आ रही है आफत। पुल के पुनर्निर्माण के बाद से आ रही है आफत। कुछ दिन पूर्व 2 मंजिला घर हुआ था जमींदोज। पीड़ित ने लगाए प्रशासन पर लापरवाही के आरोप। ऊपरकोट स्थित मोहल्ला सरायधारी का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां नाली का पानी रिसने से घर की दीवार गिर गई है। हादसे के वक्त परिवार के लोग थे घर के बाहर। नाली का पानी लगातार घरों की नींव कर रहा है कमजोर। पुल के पुनर्निर्माण के बाद से आ रही है आफत। कुछ दिन पूर्व 2 मंजिला घर हुआ था जमींदोज। खबर बुलंदशहर से, जहां शराब माफिया के खिलाफ कड़ा एक्शन। बता दें कि बुलंदशहर में शराब माफियाओं के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया गया है। लगभग 17,77,000 रुपए की संपत्ति कुर्क की गई है। डीएम और एसएसपी के आदेश पर हुई बड़ी कार्रवाई। थाना छतारी का टॉप 10 का गैंगस्टर है जहीर खान। डीएम व एसएसपी के आदेश पर की गई बड़ी कार्रवाई। थाना छतारी के टॉप 10 का गैंगस्टर है जहीर खान। आरोपी पर अवैध शराबियों के दर्जन भर मुकदमे दर्ज। छतरी के गांव पांडवाल में की गई संपत्ति कुर्क की कार्रवाई। खबर बुलंदशहर से बता रहे हैं, जहां शराब माफिया के खिलाफ प्रशासन ने लिया कड़ा एक्शन। लगभग 17,77,000 रुपए की संपत्ति की कुर्क। डीएम और एसएसपी के आदेश पर की गई बड़ी कार्रवाई। थाना छतारी का टॉप 10 का गैंगस्टर है जहीर खान। डीएम और एसएसपी के आदेश पर की गई बड़ी कार्रवाई, जिसके बाद आरोपी के पास से 17,77,000 की संपत्ति कुर्क कर ली गई है। थाना छतारी का टॉप 10 आरोपी है जहीर खान। आरोपी पर अवैध शराबियों के दर्जन भर मुकदमे दर्ज भी हैं। छतरी के गांव पांडवाल में की गई है संपत्ति कुर्की की कार्रवाई। खबर बुलंदशहर से, जहां शराब माफिया के खिलाफ कड़ा एक्शन। लगभग 17,77,000 रुपए की संपत्ति की गई कुर्क। डीएम और एसएसपी के आदेश पर हुई बड़ी कार्रवाई। थाना छतारी का टॉप 10 का गैंगस्टर है जहीर खान। डीएम और एसएसपी के आदेश पर हुई बड़ी कार्रवाई। थाना छतारी का टॉप 10 का गैंगस्टर है जहीर खान। आरोपी पर अवैध शराबियों के दर्जन भर मुकदमे दर्ज। छतरी के गांव पांडवाल में की गई संपत्ति कुर्की की कार्रवाई। खबर बुलंदशहर से, जहां शराब माफियाओं के खिलाफ प्रशासन ने लिया कड़ा एक्शन। बता दें कि लगभग 17,77,000 की संपत्ति प्रशासन ने कुर्क कर ली है। खबरें अभी और भी हैं, उससे पहले यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं। एक बार फिर से रुक कर लेते हैं खबरों का। खबर गोगामेडी से है, जहां गोगामेडी मेले में देवस्थान विभाग द्वारा पुजारी दिव्या पटेल को गोगाजी मंदिर प्रांगण में देवस्थान विभाग की आय बढ़ाने के लिए लगाया गया है।
आपको बता दें कि पुजारी दिव्या पटेल की देवस्थान विभाग में ईमानदारी व कर्तव्यनिष्ठ पुजारियों में गणना की जाती है। मेले में मंदिर प्रांगण में पुजारी दिव्या पटेल द्वारा ईमानदारी से श्रद्धालुओं से रसीदों के माध्यम से देवस्थान विभाग की आय बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है, जो कि काफी प्रशंसनीय है। मंदिर में पुजारी दिव्या पटेल की सेवाएं काफी प्रशंसनीय है। मेले में आने वाले श्रद्धालु पुजारी दिव्या पटेल के सौम्य स्वभाव के कारण आराम से गोगा जी महाराज के दर्शन कर रहे हैं तथा पुजारी दिव्या पटेल की अच्छी राजकीय सेवाओं के कारण उन्हें आशीर्वाद भी दे रहे हैं। गोगामेडी में गोगा जी का मंदिर राजकीय आत्मनिर्भर मंदिर है, जो देवस्थान विभाग के अंतर्गत आता है। मेले में देवस्थान विभाग को इस मंदिर से एक माह में करोड़ों की आय होती है। मेले में अब की बार राज्य सरकार द्वारा ईमानदार व कर्तव्यनिष्ठ अधिकारियों की ड्यूटियां लगाई गई हैं, जिसके चलते देवस्थान विभाग की आय में भी बेतहाशा बढ़ोतरी होगी। आज महेंद्रगढ़ की रामलीला परिषद के मैदान में इनेलो पार्टी द्वारा एक आम जनसभा आयोजित की गई, जिसमें बतौर मुख्य वक्ता प्रधान महासचिव अभय घोटाला ने शिरकत की। इस दौरान उनका स्वागत जिला प्रधान सुरेंद्र कौशिक सहित वरिष्ठ पदाधिकारियों ने किया। फूलमाला व पगड़ी पहनाते हुए उन्हें सम्मानित किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में आयोजन के दौरान दूसरे दलों को छोड़कर नए साथियों ने अभय चौटाला की अगुवाई में इनेलो का दामन थामा। उन्हें विश्वास दिलाया गया कि पार्टी में उनके मान सम्मान में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। अभय सिंह चौटाला ने कहा कि आगामी 25 सितंबर को कैथल की नई अनाज मंडी में पूर्व उप प्रधानमंत्री दिवंगत चौधरी देवीलाल की 110वीं जयंती अवसर पर पूरे भारत से लाखों अनुयायी जुटेंगे। और हजारों की संख्या में लोग आए हुए हैं। मुझे वो वक्त भी महेंद्रगढ़ का याद है, जिले की मीटिंग में 200 से 300 ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए। ये परिवर्तन यात्रा का आज असर है कि आज इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी पे लोगों को फिर से ये भरोसा है कि आने वाले कल जब इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी सत्ता में आएगी तो जिन दिक्कतों और कठिनाइयों से आज गुजर रहे हैं उससे उनको राहत। तालाब व अपशिष्ट जल प्रबंधन प्राधिकरण हरियाणा द्वारा विकसित किए जा रहे इंद्री हलके के गांव जनसेरो के आदर्श तालाब पर अमृत वाटिका के शुभारंभ कार्यक्रम में विधायक रामकुमार कश्यप ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और कार्यक्रम की अध्यक्षता तालाब प्राधिकरण के सदस्य तेजेंद्र सिंह तेजी ने की। विधायक रामकुमार कश्यप ने कहा कि गांव जनेसेरो के तालाब पर अमृत वाटिका बनाने का शुभारंभ विधिवत तरीके से नारियल तोड़कर और पौधारोपण कर दिया गया है। फिर से ये भरोसा है कि आने वाले कल जब इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी सत्ता में आएगी तो जिन दिक्कतों और कठिनाइयों से आज गुजर रहे हैं उससे उनको राहत। और हजारों की संख्या में लोग आए हुए हैं। मुझे वो वक्त भी महेंद्रगढ़ का याद है, जिले की मीटिंग में 200 से 300 ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए। ये परिवर्तन यात्रा का कुरुक्षेत्र सांसद नायब सिंह सैनी ने लघु सचिवालय के सभागार में जिला विकास संयोजन और निगरानी कमेटी की बैठक ली। सरकार की कई योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट की सांसद ने समीक्षा की। सांसद नायब सैनी ने दिशा की बैठक के 33 एजेंडों पर अधिकारियों से चर्चा की। कुरुक्षेत्र एमपी नायब सिंह सैनी ने कहा कि अनावश्यक रूप से रिवाइज असेसमेंट बनाने की अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ठोस कचरा प्रबंधन की मशीनों की खरीद में दोषी के खिलाफ जिम्मेवारी तय की जाएगी। उन्होंने कहा कि मनरेगा के तहत रास्तों को पक्का बनाया जाए ताकि मनरेगा मजदूरों को रोजगार मिल सके। डेंगू की रोकथाम के लिए आगामी 15 दिन लगातार गांवों और शहरों में फॉगिंग का कार्य किया जाए।
इस बात के बारे में चर्चा हो रही है ना सर, आपने हर बार इन ओपन में माननीय डिस्कस होती है, तो मेरा आपसे अनुरोध है कि पिछली दिशा मीटिंग की प्रोसीडिंग को कम करना है। मंडल पार्लियामेंट लोकल एरिया गवर्नमेंट इसमें सर हमारे पास 22,65,000 के काम पूरे हो चुके हैं। इस समस्या जिले में क्षेत्र की बात का नोडल डिस्ट्रिक्ट है, इसमें सर हमारे पास के टोटल सर रिकमेंडेशन 247 हुई है। लिस्ट आप आगे आप प्रोवाइड है ना सारी जो दिशा की बात, इस बात के बारे में चर्चा हो रही है ना सर, आपने हर बार इन ओपन में माननीय डिस्कस होती है। लगभग 33 पॉइंट्स थे जो सरकार की योजनाएं चलती हैं, उन योजनाओं के ऊपर उसकी रिव्यू बैठक हुई है। जो विकास के कार्य चल रहे हैं, कहाँ कहाँ कोई समस्या कोई दिक्कत तो नहीं है, उन सब बातों को लेकर आम आदमी पार्टी के युवा कार्यकर्ताओं द्वारा थानेसर शहर में कुरुक्षेत्र बस स्टैंड से लेकर रोड धर्मशाला कुरुक्षेत्र तक बाइक रैली निकाली गई, जिसमें आम आदमी पार्टी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अनुराग ढांडा ने मुख्य रूप से शिरकत की। अनुराग ढांडा ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि हरियाणा प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है और इस बदलाव में युवाओं की अहम भूमिका रहेगी। उन्होंने कहा कि युवा बेरोजगारी से पीड़ित है और आज वो युवाओं से संवाद भी करेंगे, युवाओं की समस्याओं को सुनेंगे। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी राज्य मंत्री संदीप सिंह का विरोध करेगी। आज युवाओं से संवाद करने के लिए कुरुक्षेत्र यादव जी और भारत बराड़ हमारे यहाँ CYSS के लीडर हैं, सब मिलके युवा अपनी ताकत और उत्साह दिखाना चाहते हैं और उसके बाद रोड धर्मशाला में युवाओं के साथ संवाद होगा, उनकी समस्याओं को लेकर संवाद होगा। आज भी मैंने अखबार में खबर पढ़ी कि पिछले 15-17 दिन में 3 हमारे युवा ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में अलग अलग जगहों पर मौत का शिकार हो चुके हैं और उनकी बॉडी वापस लाने के लिए, उनका पार्थिव शरीर वापस लाने के लिए भी परिवारों को संघर्ष करना पड़ता है। ये एक ट्रेंड चल रहा है। युवाओं को हरियाणा सरकार रोजगार देने में विफल रही है पूरी तरह से, इसलिए विदेश जाने की होड़ लगी हुई है और इसकी वजह से ऐसी दुर्घटनाएं, ऐसी स्थितियां देखने को मिलती हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि युवाओं के साथ संवाद स्थापित किया जाए और 2024 में आम आदमी पार्टी की सरकार आते ही हरियाणा के अंदर ही युवाओं को इतना रोजगार दिया, बिल्कुल विरोध करेंगे। एक ऐसा शख्स, मैं तो कल पेवा विधानसभा में गया था, संदीप सिंह जहाँ से आते हैं, उनकी विधानसभा में लोगों के अंदर इतना ज़बरदस्त गुस्सा है। हज़ारों लोग हमारी सभा में मौजूद थे सारसा गांव में और वहीं पर मैं कह के आया कि पेवा के लोगों ने इसलिए वोट नहीं दिया था संदीप सिंह को कि वो उसका दुरुपयोग करके हरियाणा की एक बेटी के मान सम्मान के साथ खिलवाड़ करेगा। इस बात को लेके पेवा में भी गुस्सा है, पूरे हरियाणा में भी गुस्सा है। अगर मंत्री संदीप सिंह को पद से नहीं हटा रहे हैं, सबूत होने के बावजूद, चार्जशीट फाइल होने के बावजूद, तो फिर हरियाणा के लोग खुद ही इंसाफ करेंगे। जहां भी मंत्री संदीप सिंह जाएंगे, हरियाणा के लोग उनका विरोध करेंगे, क्योंकि उन्होंने हरियाणा की बहन बेटी के साथ खिलवाड़ किया मान सम्मान के साथ, और मुख्यमंत्री उनको शह दे रहे हैं। इसलिए मुख्यमंत्री का भी विरोध होगा पूरे हरियाणा के अंदर। आने वाले समय में आप देखिएगा लोग अपने गुस्से और आक्रोश का इजहार इसी तरीके से करेंगे। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं अन्य खबरों के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं, रुक करते हैं खबरों का, जहां भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी ग्रुप के द्वारा किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर कुरुक्षेत्र लघु सचिवालय के समक्ष प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। इस प्रदर्शन में भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी ग्रुप के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने भी शिरकत की। भारतीय किसान यूनियन चुनाव ग्रुप के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि ज्ञापन के माध्यम से सरकार से मांग की है कि धान की सरकारी खरीद 15 सितंबर से शुरू की जाए। जो मांगे थी उनमें जैसे पूरा किसान को कर्जा मुक्त करना, MSP की गारंटी का कानून जिसके लिए उन्होंने वादा किया था वो बनाओ, और जो फसल खराब हुई है उसका मुआवजा दो, सभी चीज़ों का दो। ट्यूबवेल भी खराब हुए हैं, मकान भी खराब हुए हैं, और गन्ना भी खराब हुआ है, सभी चीज़ों का मुआवजा दो। बरसात जो बरसाती पानी है वो
बाढ़ के रूप में खेत में ना आए, तो जो बरसाती नदियाँ हैं उनको गहरी करो, उनके किनारे पक्के करो, और जो पंचायती ज़मीनें हैं जिनको सरकार छीनना चाह रही है, मुश्तरका ज़मीनें जिनको पंचायती बोल दिया गया है, वो किसानों को वापस लौटाओ, और किसानों की जो ज़मीन की कुर्की है वो बंद करो। तो ये सभी मांगों को लेकर आज ज्ञापन दिया है, और आज तो हमारी केवल मांग है, अगर सरकार ने ना मानी तो आगे सड़क पर ही बैठना पड़ेगा। और 23 नवंबर को जो है वो बड़ी रैली पिपली में हमने रखी है। पोर्टल के माध्यम से गर्भवती महिलाओं और बच्चों के टीकाकरण को लेकर फरीदाबाद जिला पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान पर बना हुआ है। ये प्रोजेक्ट पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर फरीदाबाद में शुरू हुआ था और अब तक लगभग 24,000 गर्भवती महिलाओं और 83,000 बच्चों को पोर्टल के माध्यम से सफलतापूर्वक टीकाकरण किया गया है। फरीदाबाद के बीके सिविल अस्पताल की डिप्टी सिविल सर्जन और टीकाकरण की नोडल अधिकारी डॉक्टर रचना ने बताया कि जिसके लिए शुरुआत में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसकी शुरुआत की थी और शुरुआत में बहुत बड़ा चैलेंज उनके लिए था, लेकिन स्टाफ और टीम वर्क के चलते वो ये टारगेट पूरा करने में सफल रहे हैं। इमरजेंसी के पास चलो। हाँ, इमरजेंसी के पास। यूविन पोर्टल सरकार GOI ने स्टार्ट की थी, जिसमें सारी गर्भवती महिलाएं और बच्चे जो 5 साल तक के थे उनकी जो भी इम्यूनाइजेशन का स्टेटस है वो हमें पोर्टल पे एंट्री करनी होती है। इसके लिए हमने अपने जितनी भी पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पे डिलीवरी हट्स हैं, जहाँ पे वैक्सीनेशन के सेशंस होते हैं, वो हमने उनको पे रजिस्टर कराया था। और सारे जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं जहाँ डिलीवरी होती है और जहाँ पे इम्यूनाइजेशन होती है बच्चों की, हमने वो भी 180 प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी हमने यूविन पोर्टल पर रजिस्टर करा रखे हैं। जहाँ भी बच्चे पैदा होते हैं वहाँ पे डिस्चार्ज होने से पहले उनको तीनों जो बर्थ की डोजेज होती है, जैसे BCG, 0 हेपेटाइटिस और 0 पोलियो, वो उनको डिस्चार्ज करने से पहले उनको लगाने पड़ते हैं और उसके बाद उनको एंट्री भी उसी दिन भी यूविन पोर्टल पे करते हैं। बाकी जितने भी हमारे सेशंस लगते हैं बुधवार और शनिवार हमारे वैक्सीनेशन के, वो भी हमको इसी यूविन पोर्टल पे हमको एंट्री करनी पड़ती है। सेशन हम यूविन पोर्टल पे प्लान करते हैं एक दिन पहले, और उसके बाद हर आदमी उसको, आम जनता उसको देख सकती है कि वो पोर्टल पे कौन सी जगह कौन सा सेशन लग रहा है। इस यूविन पोर्टल में सबसे खास बात यह है कि इस पे आप लोग प्री रजिस्टर भी करा सकते हैं। आम जनता उसको घर पे बैठे बैठे सेशन को देख के अपने आप रजिस्टर करा सकते हैं। उस सेशन पे वो प्री रजिस्टर पहले से हो सकते हैं। दूसरी सबसे अच्छी इसमें खासियत ये है कि जब उस बच्चे को हम रजिस्टर करते हैं तो वो पूरे भारत में जाके अपने उस रेफरेंस ID से जहां भी वो वैक्सीनेशन करवाएगा उसको उस रेफरेंस ID से वहां पे वो दिखेगा वो बच्चा कि इस बच्चे को कौन सी वैक्सीनेशन हो गई है और आने वाले दिनों में कौन सी वैक्सीनेशन होनी है, उसकी ड्यू कहाँ बनती है और कौन सी बनती है। तीसरी चीज इसमें सबसे अच्छी है कि आप उसको डिजिटलाइज उनका सर्टिफिकेट भी इम्यूनाइजेशन का उसी पोर्टल से निकाल सकते हैं। अब आपको किसी के पास जाना नहीं पड़ेगा कि हमें कौन से टीके लगे, आप उस पर हस्ताक्षर करिए, ऐसा कुछ नहीं है। आप पोर्टल पे जाएंगे, उस रेफरेंस ID को खोलेंगे तो आपको उसका वो सर्टिफिकेट निकल जाएगा। खबर देवरिया से है, जहां सदर विधायक डॉक्टर सलभ मणि त्रिपाठी ने विकास भवन परिसर में सूचना और जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित 2 दिवसीय प्रदर्शनी का फीता काटकर शुभारंभ किया। इसके अलावा विधायक ने वहां लगे प्रदर्शनी का अवलोकन किया। वहीं मुख्य विकास अधिकारी रविंद्र कुमार, जिला सूचना अधिकारी शांतनु श्रीवास्तव, ओमकार पांडे ने सदर विधायक को बुके देकर उनका आभार प्रकट किया। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की माननीय योगी जी की सरकार इस प्रकार की सरकार है जो अपना रिपोर्ट कार्ड जारी करने का साहस रखती है। और ये जो आपने सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की तरफ से ये जो प्रदर्शनी लगाई गई है, आप इसको अगर देखेंगे तो हर सेक्टर में, प्रत्येक सेक्टर में उत्तर प्रदेश की सरकार ने किस प्रकार का परफॉर्मेंस किया है, किस प्रकार से हमने लक्ष्य हासिल किए हैं, उनका पूरा ब्यौरा दिया है। आमतौर पर लोग सरकारों से पूछते हैं कि भाई आपने क्या काम किया, किस प्रकार की उपलब्धियां रहीं, कितने आवास बनाए, कितनी कार्रवाइयाँ की, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार अपना रिपोर्ट कार्ड जारी करने में विश्वास रखती है। और इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी के जितने भी काम हैं उनकी पूरी की पूरी डिटेल इस एग्जीबिशन के माध्यम से, इस प्रदर्शनी के माध्यम से यहाँ पर दी गई है। और हम सबको बहुत गौरव की अनुभूति होती है। चाहे गन्ना किसानों के भुगतान की बात हो, उत्तर प्रदेश नंबर 1। देश की बात में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए K News India।